हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है भाषा कौशल। इससे पहले मैं भाषा कौशल का एक टॉपिक पहले करा चुका हूं, जिसमें मैंने श्रवण कौशल और पठन कौशल कराया था। इस टॉपिक में हम बोलना, वाचन कौशल, लिखना, लेखन कौशल समझेंगे। तो दोस्तों, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं? बोलना या वाचन कौशल, लिखना या लेखन कौशल। वाचन कौशल और लेखन कौशल को अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि श्रवण कौशल को और पठन कौशल को ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो दोस्तों, वाचन कौशल यानी बोलना कौशल, अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वाचन कौशल तभी प्रभावशाली माना जाता है जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है, अगर वो हमारी बातों को किसी कारण से नहीं समझ पा रहा है तो हमारा जो है बोलना कौशल संभव नहीं है। हमने अभी वाचन कौशल में या बोलने कौशल में दक्षता हासिल नहीं की है। ठीक है ना। बोलना कौशल तभी संभव होगा जब बोलने वाले का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़े। ठीक है, तो इसे एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण भी माना जाता है। तो दोस्तों, वाचन कौशल क्या होता है या बोलना कौशल? अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। अगला है दोस्तों हमारा लिखना कौशल, लेखन कौशल। दोस्तों, इसमें अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी, ठीक है ना, इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यानी शब्दों के शुद्ध रूप को लिखना। ठीक है ना, शब्दों के शुद्ध रूप को लिखना, इसको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? लेखन कौशल में। तो दोस्तों, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? बोलना या वाचन कौशल, अपनी बात या विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। लेकिन एक प्रभावी ढंग से सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातों को, जो हम बता रहे हैं, जो हम अपने विचार उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इनको समझ पाए, इस तरह से बोलना वाचन कौशल कहलाता है। अगर वो हमारे विचारों को नहीं समझ पा रहा है तो अभी हम वाचन कौशल में दक्ष नहीं हुए हैं। ठीक है ना। वाचन कौशल में दक्ष तभी होगा जब सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों को समझ सके या हम अपनी बातों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ सके, तो हम वाचन कौशल में दक्षता प्राप्त करेंगे। ठीक है। लेखन कौशल, लिखना कौशल, अपने विचारों या बातों को लिखकर व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? लेखन कौशल कहलाता है। इसमें वर्तनी या शुद्ध अक्षरों का शुद्ध लिखना, इस पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, कक्षा की दृष्टि से वाचन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन। पहला देख लेते हैं आदर्श वाचन।
आदर्श वाचन है दोस्तों ये। जब शिक्षक के द्वारा उचित आरोह अवरोह का प्रयोग करके पढ़ने की क्रिया शुद्ध स्पष्ट रूप से संपन्न की जाए, आदर्श वाचन शिक्षक व छात्र के द्वारा कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब शिक्षक के द्वारा उचित आरोह अवरोह यानी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयोग पढ़ने की क्रिया संपन्न की जाए, शुद्ध और स्पष्ट रूप से संपन्न की जाए, आदर्श वाचन कहलाता है। शिक्षक व छात्र के द्वारा आदर्श वाचन कराया जाता है, यानी शिक्षक भी और छात्र भी दोनों आदर्श वाचन कर सकते हैं। दोस्तों, आदर्श वाचन के दौरान क्या करना चाहिए? कठिन शब्दावली का उच्चारण कराना चाहिए। ध्यान रखना, कठिन शब्दावली, कठिन शब्दावली, ठीक है ना, कठिन शब्दावली का उच्चारण भी करना चाहिए आदर्श वाचन के दौरान। और कठिन शब्दों को साम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को समझाना चाहिए। इससे क्या होगा? छात्रों की कठिनाई का निवारण होगा। मैं लिख देता हूं दोस्तों, कठिन शब्दों को सामपट पर लिखना चाहिए। इससे क्या होगा? छात्र की कठिनाई का निवारण, छात्र की कठिनाई का निवारण आदर्श वाचन के पश्चात नहीं किया जा सकता। आदर्श वाचन के पश्चात या बाद में नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आदर्श वाचन जब खत्म हो जाए तो उसके दौरान क्या करना चाहिए? कठिन शब्दावली का भी, आदर्श वाचन के दौरान कठिन शब्दावली का भी जो है उच्चारण करना चाहिए। शिक्षक को या छात्र को, जो भी आदर्श वाचन कर रहा है, उसके दौरान कठिन शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। और आदर्श वाचन के दौरान उसके बाद में क्या करना चाहिए? कठिन शब्दावली को सामपट पर लिखकर छात्रों की कठिनाइयों का निवारण करना चाहिए, क्योंकि आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों की कठिनाइयों का निवारण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए छात्रों की कठिनाइयों का निवारण आदर्श वाचन के दौरान ही कर देना चाहिए। अगला है दोस्तों अनुकरण वाचन। जब शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद छात्रों द्वारा भी पठन क्रिया कराई जाती है, उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। दोस्तों, अनुकरण होता है नकल या पीछे पीछे। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या फिर पीछे पीछे। जब शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन की क्रिया संपन्न हो जाए, अब उसी प्रकरण का, उसी पाठ का उच्चारण कौन करेगा? छात्र करेंगे। ठीक है ना, यानी शिक्षक का अनुकरण करेंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा? अनुकरण वाचन। दोस्तों, छात्रों की कठिनाइयों का निवारण अनुकरण वाचन के बाद किया जाता है। ध्यान रखना, छात्रों की कठिनाइयों का निवारण किसके बाद किया जाता है? कठिनाइयों का अनुकरण वाचन के। अनुकरण, क्योंकि जब छात्र पढ़ेंगे तभी तो उनकी समस्या का पता चलेगा, उनकी कठिनाइयों का पता चलेगा कि छात्र कहाँ पर कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो निवारण किसके बाद होना चाहिए? अनुकरण वाचन के बाद किया जाता है। ठीक है ना, और अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का पता भी दोस्तों अनुकरण वाचन के बाद ही पता चलता है, या अनुकरण वाचन के दौरान ही पता चलता है। ठीक है, जब अनुकरण वाचन होता है तभी बच्चों की अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। दोस्तों, वाचन कौशल, छात्रों में बोलने का विकास का करना। ठीक है ना, छात्रों में बोलना कौशल का विकास करना क्या होता है? वाचन कौशल कहलाता है। अगला है दोस्तों, बोलना कौशल को प्रकटन व वाचन कौशल भी कहते हैं। ध्यान रखना, बोलना कौशल के अन्य नाम क्या है? प्रकटन व वाचन कौशल। बोलना कौशल को प्रकटन व वाचन कौशल भी कहते हैं। छात्रों में बोलना कौशल का विकास हो, इसके लिए प्रारंभ में छात्रों को उसकी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। मातृभाषा मतलब जो बच्चे के घर परिवेश में बोली जाती हो, परिवार में बोली जाती हो, वही बच्चे की मातृभाषा कहलाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे की माँ की भाषा उसकी मातृभाषा कहलाएगी, नहीं। जो बच्चे के घर परिवार में, आसपास में, परिवार में जो भाषा बोली जाती हो, वो कौन सी भाषा होती है? वो मातृभाषा कहलाती है।
ठीक है ना। तो शुरू में क्या करना चाहिए, छात्रों को उसकी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, छात्रों को चित्र दिखाकर चित्र से संबंधित तथ्यों को बोलने हेतु कहना चाहिए। चित्र दिखाइए और चित्र से संबंधित तथ्यों को बोलने के लिए कहना चाहिए, ताकि बच्चे चित्र को देखकर अपना तर्क प्रस्तुत करें, अपनी तरफ से बोले, अपनी तरफ से व्याख्या करें। ठीक है ना, खुद ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें, चित्र देखकर उसके बारे में, उसके गुण दोषों की चर्चा करें। ठीक है, इससे भी बोलना कौशल का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, बोलना कौशल के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण भाषिक वातावरण होता है। दोस्तों, बोलना कौशल के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, भाषिक वातावरण। भाषिक वातावरण मतलब जहाँ भाषा का प्रयोग हो रहा हो, ऐसा वातावरण। शिक्षक को चाहिए कक्षा का ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल तैयार करें जहाँ भाषा बोलने के अधिक से अधिक अवसर बच्चों को मिले। तो शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के पूर्व अनुभव से संबंधित तथ्यों को छात्र बोले, उन्हें ऐसे अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, छात्रों को कहानी सुनाकर बच्चों से भी बोलने के लिए कहना चाहिए। छात्रों को पहले कहानी सुनाएं, फिर बच्चों से भी उस कहानी की चर्चा या उस कहानी को पढ़ने और बोलने के लिए कहें। अगला है दोस्तों हमारा लेखन कौशल। मैंने भी आपको ऊपर बताया था, लेखन कौशल क्या होता है, अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्तनी या शुद्धता का विशेष महत्व होता है। लेखन कौशल सामान्यतः मनुष्य प्राय लेखन का अर्थ केवल किसी सामग्री लिखने मात्र से लेते हैं, जबकि यह सिर्फ इसका संकुचित अर्थ है। व्यापक रूप से लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें लिखते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, विचारों में मौलिकता, विचारों में रचनात्मक व कल्पनाशीलता आदि। ठीक है दोस्तों, लेखन कौशल में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, अपने विचारों के प्रति। जैसे विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों को स्पष्ट शुद्ध रूप से अभिव्यक्त कर सकें लिखकर। विचारों में मौलिकता, किसी की नकल ना करना, खुद की व्याख्या करना, खुद ही अपनी तरफ से व्याख्या कर देना। मौलिकता, विचारों में रचनात्मक होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए। ये लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। अपने विचारों व बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में वर्तनी शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। मैंने भी ऊपर बताया था, लेखन कौशल या लेखन 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है लेखन? 4 प्रकार का। पहला है अनुलेख। यह विधि भी अनुकरण विधि जैसी होती है। इस विधि के द्वारा बच्चों को वर्ण, शब्द व वाक्य का अभ्यास कराया जाता है। दोस्तों, अनुलेख, ध्यान रखना, यह विधि अनुकरण जैसी होती है। इस विधि के द्वारा बच्चों को क्या क्या कराया जाता है? वर्ण, शब्द, वाक्य, इनका अभ्यास कराया जाता है। दोस्तों, अगर आपको सीटेट के फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8077088259 पर मैसेज कर सकते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत अध्यापक काफी पर सबसे ऊपर अक्षरों को लिख देता है, उसके नीचे की पंक्तियां रिक्त होती हैं। छात्रों को उन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं इस प्रकार के अक्षर को बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा भी ऊपर बताया, यह विधि भी अनुकरण विधि जैसी होती है, लेकिन अनुकरण में बोलकर पीछे पीछे नकल की जाती थी शिक्षक की। ठीक है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अनुलेख में इस विधि के द्वारा वर्ण या शब्द या वाक्य का अभ्यास कराया जाता है। पहले क्या कराया जाता है? इस विधि के अंतर्गत अध्यापक कॉपी पर कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द को, किसी भी वाक्य को ऊपर, सबसे ऊपर लाइन पर लिख देता है। फिर उसके नीचे की पंक्तियाँ सारी खाली छोड़ देता है, उसमें जो है हेडिंग बना देता है खाली। ठीक है ना, तो छात्रों को उन अक्षरों को देख देख कर नीचे की तरफ स्वयं लिखना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुलेख विधि। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? अनुलेख विधि। अगली विधि है दोस्तों प्रतिलेख विधि। देखकर लिखने को ही प्रतिलेख कहते हैं दोस्तों। देखकर लिखने को ही प्रतिलेख कहते हैं। कोई निबंध पढ़कर अथवा भाषा सुनकर बाद में उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखना प्रतिलेख कहलाता है। ठीक है ना, प्रतिलेख यानी कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक को, किसी भी निबंध को या किसी भी प्रकरण को, किसी भी पाठ को अपनी भाषा में, अपने विचारों में खुद ही अपनी रूप से, अपनी तर्क करके अपनी भाषा में लिखना क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी निबंध पढ़कर अथवा भाषा सुनकर बाद में उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में
अपने 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 व्याख्यात्मक रूप से अपनी व्याख्या करके, ठीक है ना, क्या कहा जाता है? प्रतिलेख। अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखना प्रतिलेख कहलाता है। श्रुतलेख, सुनकर लिखने को श्रुत लेखन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सुनकर लिखने को श्रुति लेख कहा जाता है। सुनकर लिखा गया। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, यानी इस विधि में शिक्षक बोलता है, छात्र सुनकर उसका अभ्यास पुस्तिका में या अपनी नोटबुक पर उसको लिखता जाता है। इसे लेखन में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेखन में सुधार किया जाता है। इसमें किससे किया जाता है लेखन में सुधार? तो श्रुत लेख के द्वारा। श्रुत लेख के द्वारा लेखन में सुधार किया जाता है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर या नोटबुक पर लिखते जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्रुत लेख। अगला है दोस्तों हमारा सुलेख। सुंदर लिखा हुआ लेख ही सुलेख कहलाता है। दोस्तों, सुंदर लिखा हुआ लेख ही क्या कहलाता है? सुलेख कहलाता है। सुलेख में वर्णों का आकार, दूरी, कोण सभी उचित मात्रा में होते हैं। सुलेख लिखने के लिए अनुलेखन में प्रतिलेखन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, सुलेख के लिए अनुलेखन और प्रतिलेखन ये दोनों क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बिना सुलेख संभव नहीं हो सकता। सुलेख में वर्णों का आकार, दूरी, कोण सभी को ध्यान दिया जाता है। लेखन कौशल विकास के उद्देश्य, बच्चे लेखन के द्वारा खुद को अभिव्यक्त कर सकें। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल के बच्चे लेखन के द्वारा मतलब बच्चे लिखकर अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है ना, बच्चे लेखन के द्वारा खुद को अभिव्यक्त कर सकें, ये लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बच्चे लिखते समय उचित वर्तनी, मुहारे, लोकोक्तियां आदि का प्रयोग कर सकें। ठीक है, बच्चे अपने अनुभवों से रचनात्मक लेख लिख सकें। अगला है दोस्तों, बच्चों को विषय अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना। बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बच्चे विभिन्न संदर्भों में अर्थपूर्ण वाक्य लिख सकें। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब लेखन कौशल के उद्देश्य हैं। ठीक है, नोट, सरसरी मतलब जल्दी जल्दी। दोस्तों, जल्दी जल्दी तौर पर किसी भाषा को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी तौर पर पढ़कर किसी भी भाषा को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना या उसका सारांश का पता कर लेना, उसके शीर्षक का पता कर लेना क्या कहलाता है? पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव। ठीक है दोस्तों, सरसरी जल्दी जल्दी तौर पर किसी भी भाषा को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। दोस्तों, एक चीज नोट कर लीजिएगा, पढ़ते समय नेत्र यानी आंख और वह पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो पुस्तक की दूरी होनी चाहिए आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। और पढ़ते समय नेत्र व पुस्तक के बीच कोण होना चाहिए 45 डिग्री का। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पढ़ते समय नेत्र व पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। पढ़ते समय नेत्र व पुस्तक की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि पढ़ते समय नेत्र व पुस्तक के बीच का कोण 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सीटेट हिंदी पेडागोजी का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।